हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पे बात करने वाले हैं। ये इस कड़ी का तीसरा वीडियो है। अर्थात श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पे इससे पहले 2 वीडियो बनाया जा चुका है जो प्ले लिस्ट में है। आप चाहें तो वहां से वीडियो देख सकते हैं और फायदा हासिल कर सकते हैं। यह उसी कड़ी का क्रम से तीसरा वीडियो है। चूंकि इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिसको एक वीडियो में समाहित कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम छोटा छोटा करके वीडियो बना रहे हैं ताकि जो भी महत्वपूर्ण शब्द है वो समाहित हो जाए, आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है दोस्तों, और इसके संबंध में बार बार ये हम बता रहे हैं आपको कि ये वो शब्द है जो लिखावट में सुनने में करीब करीब एक जैसा लगता है, लेकिन एक मूलभूत अंतर होता है। इसमें कुछ मात्रा का अंतर होता है, कुछ वर्ण का उलटफेर होता है। तो उस उलटफेर की वजह से उसके अर्थ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ये सब परेशानी आपको खासकर कविता पढ़ने या रचने में आती है, क्योंकि उसमें जो है कि वाक्यों के अंत में एक तुक लगाना पड़ता है, तुकबंदी करना पड़ता है। एक वाक्य और दूसरे वाक्य के अंतिम में एक समानता बरतनी पड़ती है। छंद और अलंकार इस तरह के शब्दों का बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने कुछ शब्द लिखा है जो कि अपने में एक समान रूप रख रहा है, लेकिन उसमें अंतर है, और ये सब शब्द परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो कलम कॉपी लेकर बैठ सकते हैं और मेरे साथ आप गुनगुना भी सकते हैं, आप आंसर फिर लिख सकते हैं मेरे साथ, ताकि आप यह क्लियर कर पाए कि आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दें। हम आपके सुझाव का सादर आमंत्रण करते हैं। आपके सुझाव को हम स्वीकार करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव अनुसार अगर आपको कुछ वीडियो में चेंजिंग कराना है, आपको लग रहा है कि कुछ इसमें चेंज होना चाहिए, और अगर तो वो सब चीज़ें स्वागत योग्य हैं। आप भी इस वीडियो को या इस चैनल को ग्रो कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि दोस्तों जितना ज़्यादा साथियों को इस परिवार में जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ इसका फायदा अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचे, यही मेरी मंशा है, यही मेरा उद्देश्य है। और एजुकेशन को आज के टेक्निकल युग में ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना दिया जाए और बहुत ही सुगम बना दिया जाए, लोगों के लिए कठिन ना हो, ऐसा मेरी कोशिश है। और ये हमने जब शुरुआत कर दिया है तो इनको आखिर तक भी पहुंचाना है, और आखिर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम शुरुआत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसको आगे आप बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह दोस्तों शब्द लिखा है और इसके हम अर्थ आपके सामने निकाल कर बताते हैं। अब देखिए, 2 शब्द है, एक है पावन, एक है पवन। हम बार बार आपसे कहते हैं उच्चारण अगर शुद्ध है तो कोशिश की जा सकती है कि आपसे गलत कम होगा, गलती कम होगी। पावन और पवन। पावन का मतलब क्या होता है? पवित्र। पवन का मतलब क्या होता है? हवा। क्लियर है? तो अर्थ तो हो गया इसका। पावन का मतलब पवित्र और पवन का मतलब क्या हुआ? हवा। कुछ नहीं है, दिक्कत हो गया। अब अगला शब्द है परीक्षा और एक है परीक्षा। सिर्फ ह्रस्वई और दीर्घई में अंतर है। रौ में दीर्घई का लगा, रौ में ह्रस्वई का लगा। तो आप सोच समझ के, ऐसे शब्द हमें बहुत ज्यादा खलते हैं जब मात्रा या उलटफेर, वर्णों के उलटफेर की वजह से हमारे मार्क्स कम होते हैं। ठीक है, इस परीक्षा का मतलब आप समझ लीजिए, दीर्घई का है तो वो परीक्षा का मतलब इम्तिहान हुआ। क्लियर है दोस्तों? और इस परीक्षा का मतलब कीचड़ होता है। अब आप समझ रहे हैं कि जब आप परीक्षा शब्द लिखते हैं तो रोम दीर्घई का और हर्षई में
कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप इम्तिहान लिख रहे थे या कीचड़ लिख रहे थे, है ना, तो वो आप खुद डिसाइड कीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रहर और प्रहार। प्रहर आप समझ रहे हैं, पहर शब्द जो एक जो है कि गांव देहात में ये वर्ड चलता है, पहर, एक पहर, दो पहर, तीन पहर, इस तरह, तो इसको यही प्रहर शब्द है, इसको पहर भी कह सकते हैं। एक है प्रहार। प्रहार मतलब वार करना होता है, प्रहार करना, वार करना, ठीक है। तो प्रहार का मतलब क्या हुआ? वार। अब आइए देखते हैं, एक है पोत, दूसरा है पौत्र। पोत और पौत्र। पोत का मतलब क्या होता है? जहाज। अब जैसे हम शब्द पढ़ते हैं जल पोत, तो मतलब क्या होता है? जल में चलने वाला जहाज। और एक होता है पौत्र, पोता का दूसरा रूप है पौत्र। क्लियर है? पोत का मतलब हो गया जहाज और पौत्र का मतलब हुआ पोता। पोता आप समझ रहे हैं, बेटे के पुत्र को पोता कहते हैं। क्लियर? अब आइए, जैसे यहाँ पे पावन और पवन, उसी तरह पावन और पाहन शब्द आप ले सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। हम कोशिश कर रहे हैं सारे शब्दों को समाहित करें। पावन आप समझ रहे हैं, पावन का मतलब पवित्र हो गया। पाहन का मतलब क्या होता है? कबीरदास जी का दोहा याद कीजिए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते एक चक्की भली पीस का संसार। तो यहाँ वही पाहन है। पाहन का मतलब पत्थर। तो जब आपको ये पाहन का मतलब पता हो तभी तो आप दोहा का मतलब पता कर सकते हैं। तो क्लियर है दोस्तों? पावन का मतलब हो गया पवित्र, अब पाहन का मतलब हो गया पत्थर। एक है परवाह और दूसरा है प्रवाह। परवाह और प्रवाह आप देख सकते हैं, कहीं पौरा संयुक्त है, कहीं पूरा प और र है, तो दोनों में अंतर है। प्रवाह आप समझिए, नदी की प्रवाह होती है, प्रवाह मतलब चिंता करना होता है। अब प्रवाह आप समझ रहे हैं, एक प्रवाह उच्चारण आप सेम देख लीजिए। तो इस प्रवाह का मतलब होता है चिंता और एक प्रवाह मतलब होता है धारा। क्लियर? प्रवाह का मतलब चिंता और इस प्रवाह का मतलब क्या हुआ? धारा। नदी की प्रवाह मतलब नदी की धारा। अब देखिए, एक है फण और एक है फन। एक में टवर्गी नो है, मतलब एक में मूर्धन्य नो है और एक में दंत नो है। मतलब एक नो का उच्चारण मूर्धा से होता है, एक नो का उच्चारण दंत से होता है। तो उस नो के अंतर की वजह से शब्द के अर्थ में अंतर होता है। और क्या अंतर है देख लीजिए। फण का मतलब होता है सांप का फण। क्लियर? एक फन का मतलब होता है फन, कला, है ना। कि इस फन का मतलब हुआ सांप का फन। क्लियर? इस फन का मतलब हुआ कला। अब ये देखिए, बलि और बली। बलि और बली, लो में दीर्घ इकार है तो उसमें दीर्घ मात्रा लगा है, मतलब ह्रस्व से 2 गुना समय उसमें लगना है। बलि का मतलब हुआ बलिदान, उसमें भी लोहसी का लग रहा है। बौलंदरी का बलि, बलि मतलब वीर। क्लियर है दोस्तों? इस बलि का मतलब क्या हुआ? बलिदान। और इस बलि का मतलब क्या हुआ? वीर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब आइए देखते हैं बास और वास। बास, बास का मतलब होता है दुर्गंध होना, गंध होना, बास गंध होना। और एक होता है वास, वास का मतलब निवास करना होता है। ठीक है, तो क्लियर है? बास का मतलब क्या हुआ दोस्तों? गंध।
या इसको दुर्गंध भी कह सकते हैं, सुगंध, कुछ भी हो, गंध है। और वास का मतलब क्या हुआ दोस्तों? निवास। जैसे वास करना, निवास करना, रहना। अब देखिए बात और वात, ठीक है दोस्तों, बात और वात। बात का मतलब क्या होता है? सिंपल, हम आप जो आपस में विचार विनिमय करने के लिए जो बात करते हैं, वचन, तो इसको क्या कह सकते हैं? बात का एक अर्थ मतलब होता है वचन पे, तो बात का मतलब हो गया वचन। और वात का मतलब क्या होता है? हवा। क्लियर? बात का मतलब हो गया वचन और वात का मतलब हो गया हवा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों? क्लियर हो गया? अब आगे वन और वन, बा और वो का अंतर है। वन मतलब बनना, वन मतलब आप समझ रहे हैं जंगल। क्लियर? तो वन का अर्थ क्या हुआ? बनना, और वन का अर्थ क्या हुआ? जंगल। अब देखिए एक है बहु और एक है बहु। ह्रस्व और दीर्घों में अंतर है। बहु बहुत, बहु मतलब बेटे की पत्नी या पुत्र वधू, इस तरह आप कह सकते हैं। तो इस बहु का मतलब क्या हुआ? बहुत। एक बहु मतलब हुआ पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी। क्लियर है दोस्तों? अब आइए बार और वार, उच्चारण से कीजिए। बार, एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं। बार का मतलब दफा, वार का मतलब होता है प्रहार। ऐसा वार करना कि पेड़ कट जाए, इस तरह का शब्द अगर हम प्रयोग करते हैं तो वार का मतलब हुआ प्रहार, है ना? तो बार का मतलब क्या हुआ? दफा, और वार का मतलब हुआ प्रहार। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भित्ति और भीत। भित्ति, भित्ति का मतलब दीवार और भीत का मतलब डरा हुआ। क्लियर है? कोई ज्यादा कठिन नहीं है। भित्ति का मतलब दीवार और भीत का मतलब डरा हुआ। तो लिखते हैं भित्ति, दीवार, सॉरी द्वारसी का वाक्य होगा। भीत का मतलब डरा हुआ। क्लियर? अब आइए देखो भवन और भुवन। भवन मतलब महल, भुवन मतलब संसार, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भवन का मतलब महल, और भुवन मतलब संसार। ठीक है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण शब्द भारतीय और भारतीय। दोनों तो सुनने में एक ही जैसा शब्द लगता है। आप ये भी कहेंगे भारतीय और भारतीय में क्या अंतर है? अंतर है दोस्तों। अब देखिए क्या है। भारतीय का मतलब होता है भारत का, भारत का, और भारती का मतलब होता है सरस्वती, वही जिसे विद्या की देवी कहा जाता है, जिसकी पूजा वसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। तो क्लियर है? माँ भारती का मतलब क्या होता है? माँ सरस्वती। भारतीय का मतलब क्या होता है? भारत का, है ना? अब आइए, अब है मूल और मूल्य। मूल का मतलब जड़ और मूल्य का मतलब कीमत। तो मूल का अर्थ क्या हो गया? जड़, और मूल्य का अर्थ क्या हो गया? कीमत। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों? अब देखिए मद और मध्य। मद और मध्य। मद का अर्थ होता है नशा और मध्य का अर्थ होता है शराब।
जैसे होता है ना मद्यपान, मतलब शराब पीना, ये मतलब हुआ। तो मद का मतलब क्या हुआ? नशा, और मद्य का अर्थ क्या हुआ? शराब। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक महत्वपूर्ण शब्द मेघ और मेध, इसमें घ है, इसमें ध है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मेघ और मेध। मेघ का अर्थ तो हो गया बादल, तो मेध का अर्थ क्या हुआ? यज्ञ। अब जैसे इतिहास में अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, एक बहुत ही, जिसकी चर्चा हम रामायण काल में भी पढ़ते हैं। जब लव कुश का जन्म हो चुका है और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया है, एक अश्व को छोड़ा गया है, घोड़ा को छोड़ा गया है। उस समय ये अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था? घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहां तक जा रहा है उस क्षेत्र पर उस यज्ञ करने वाले राजा का अधिकार हो जाता था। तो समय की बात है, लवकुश भी राम के पुत्र हैं, तो उन्हीं की तरह बलशाली हुआ है। तो उन्होंने इस घोड़े को रोका है, फिर लड़ाई हो रही है, बहुत आप पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। तो यही है यज्ञ। ठीक है? तो मेघ का अर्थ क्या हो गया? बादल, और इस मेघ का अर्थ क्या हो गया? यज्ञ। क्लियर है दोस्तों? मांस और मांस, मांस और मांस सिर्फ अनुस्वार की वजह से शब्द के रूप में चेंजिंग हो ना हो, लेकिन अर्थ में जरूर चेंजिंग आ जा रहा है। मांस आप समझ रहे हैं, गोश्त, मीट जिसे आप कहते हैं, बकरे का मीट, मुर्गे का मीट, जिस भी पशु का मीट है वो सारे मांस है। ठीक है ना? तो मांस को आप क्या कह सकते हैं? गोश्त। और मास का मतलब होता है महीना, जैसे मास से मासिक होता है, मतलब महीना। क्लियर है? मास का अर्थ क्या हो गया? महीना। इस तरह दोस्तों आपने देखा बहुत ही आसान है पर्यायवाची श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ना और याद रखना, कोई कठिन नहीं है। आप 2-4 बार वीडियो को देखेंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर कुछ और शब्दों पे आज हम इस पे बात करेंगे। आइए दोस्तों कुछ और शब्द देख लेते हैं। देखिए यहां है रंग और रंग, रंग और रंग, उच्चारण सही से कीजिए। फिर देखिए रंग और रंग, रंग आप समझ रहे हैं, रंग आप समझ रहे, लाल हरा पीला ये सब रंग है। और रंग का मतलब होता है गरीब, जैसे राजा का उल्टा रंग लिखते हैं विपरीतार्थक में, राजा का उल्टा रंग, ये वही रंग है जो गरीब का सूचक। क्लियर है? रंग का मतलब क्या हो गया? गरीब, और रंग का मतलब हो गया वर्ण। क्लियर? रग और राग, रग और राग, जैसे रग रग में रक्त बहता है, तो वही है रग मतलब नस, शरीर के अंदर जो नस है वो रग। और राग का मतलब लय होता है, अच्छा राग बुरा राग, मतलब वही है, राग का मतलब लय। क्लियर है दोस्तों? रग का मतलब क्या हो गया? नस, और राग का मतलब क्या हो गया? लय। कोई दिक्कत नहीं। एक है रथ और दूसरा है रति, रथ और रति। रथ आप समझ रहे हैं, लीन होना, जैसे पढ़ाई में रत हो जाना, मतलब लीन हो जाना, भूल जाना कि समय क्या हो रहा है, खाने का टाइम हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति को रत कहते हैं। और रति क्या होता है? कामदेव की पत्नी का नाम रति है। क्लियर? रत का मतलब क्या हो गया? लीन, और रति का मतलब कामदेव की पत्नी। क्लियर है दोस्तों? आइए दूसरा देखते हैं, लक्ष्य और लक्ष्य। इसमें देखिए उच्चारण सही करना है, लक्ष्य अक्ष य संयुक्त, और इसमें सिर्फ अक्षर है। लक्ष्य का मतलब आप समझ रहे हैं,
हम अपने जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो लक्ष्य का मतलब वही हुआ निशाना, उद्देश्य। और लक्ष्य अक्षर, लक्ष्य का मतलब होता है लाख। क्लियर है दोस्तों? लक्ष्य का मतलब क्या हुआ? निशाना या उद्देश्य भी कह सकते हैं आप। और लक्ष्य का मतलब क्या हुआ? लाख। क्लियर है? अब एक महत्वपूर्ण शब्द जिस पे आपको बहुत ही ध्यान देना, लुटना और लूटना। लुटना और लूटना दोनों में सिर्फ ह्रस्व और दीर्घों का अंतर है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। दोनों लुटने से ही है। लुटना लुट जाना, और एक लूटना मतलब लूट लेना। सपोज मैंने किसी से कुछ छीन लिया, तो वो बंदा लुट गया और मैंने लूट लिया। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो लुटना का मतलब लुट जाना, लुट जाना, और इस लूटना का मतलब लूट लेना। क्लियर है? अर्थ स्पष्ट हो रहा होगा। अब देखिए आगे, वित्त और वृत्त। वित्त और वृत्त। वित्त में कोई दिक्कत नहीं है। हर साल जो है कि भारत सरकार या राज्य सरकार अपना वित्त विधेयक पेश करता है। एक सामान्य विधेयक होता है, सामान्य बजट होता है, एक होता है वित्त बजट। तो वही है, वित्त का मतलब धन। और वृत्त आप समझ रहे हैं, जैसे मैथ में आप पढ़ते थे, गणित में पढ़ते हैं, आयत, वर्ग, वृत्त। अब ये वृत्त उसी वृत्त का सूचक है। तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या होगा? वित्त का अर्थ तो हो गया धन, और इस वृत्त का अर्थ क्या हुआ? गोलाकार। गोला इस तरह का होता है, जो वही गोलाकार शब्द हुआ। ठीक है दोस्तों? अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। वाद और वाद्य। वाद आप समझ रहे हैं, बहुदेववाद, संविधानवाद, प्रजातंत्रवाद। वाद का मतलब वही हुआ विचार, तर्क। और वाद्य एक प्रकार का यंत्र है, बजाना है, बाजा है। क्लियर है? तो वाद का मतलब क्या हुआ? विचार। तर्क भी कह सकते हैं आप। वाद्य का मतलब क्या हुआ? बाजा। क्लियर? अब आइए देखते हैं वस्तु और वास्तु। सिर्फ आकार लगा वो में आकार, तो अर्थ में अंतर हो जाता है। वस्तु आप समझ लो, कोई भी चीज, उसे वस्तु कहते हैं। वास्तु का मतलब होता है मकान। ठीक है? वस्तु का अर्थ क्या हो गया? चीज। और वास्तु का अर्थ क्या हुआ? मकान। वास्तुशास्त्र भी होता है। वास्तुशास्त्र तो आप समझ लीजिए, भवन निर्माण से संबंधित या भवन से संबंधित शास्त्र को वास्तुशास्त्र कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, एक है व्यंग और दूसरा है व्यंग्य। व्यंग और व्यंग्य, उच्चारण सही से करना है। व्यंग्य आप समझ रहे हैं, व्यंग्य करना मतलब ताना मारना, और व्यंग 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 का मतलब है विकलांग। ठीक है? विअंग, व्यंग। तो इसका क्या हो गया? विकलांग। क्लियर है दोस्तों? और व्यंग का मतलब हो गया ताना। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक है शंकर और दूसरा है शंकर। उच्चारण सही से कीजिए। दंत सो का उच्चारण शंकर और तालव्य सो का उच्चारण शंकर। इस सौ जब लगाएंगे मुंह गोल होगा, श, और सीटी की तरह उच्चारण होगा शंकर, और ये शंकर। इसको जीभ को नीचे वाले दांत में लगाइए या ऊपर वाले दांत में लगाइए, वो अपनी सुविधा के अनुसार है। तो दांत में लगाइए और फिर सौ का उच्चारण कीजिए, तब ये सौ का होगा। और ये क्या है? तालव्य सौ, मतलब जीभ को तालु में सटाइए, मुंह गोल कीजिए और सीटी की तरह आवाज निकलेगा, तब ये सौ का उच्चारण होगा। है ये उच्चारण।
संकर का मतलब होता है मिश्रित, जैसे संकर नस्ल। विद्वानों ने जो है कि एक छोटी नस्ल को या कम उपजाऊ अनाज को अधिक उपजाऊ अनाज के साथ जो एक प्रकार का उन्होंने क्रिया कराया और उससे जो बीज का उत्पादन हुआ उसे संकर नस्ल कहा गया। उसी तरह पशुओं में भी कम दूध देने वाली गाय या भैंस को जो अधिक दूध देने वाले या अच्छी नस्ल वाले गाय और भैंस के साथ जो एक प्रकार का उन्होंने मिलाकर एक तीसरे नस्ल का जो इजाद किया वो संकर हो गया। क्लियर है? तो संकर का मतलब क्या हो गया? मिश्रित। आप इसको दोगला भी कह सकते हैं। इस शंकर का मतलब होता है महादेव, मतलब शिव की बात हो रही है। अब आगे देखिए, एक है सर और एक है शर। तालव्य शोभ और दंत शोभ में अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए तालव्य शोभ और दंत शोभ के अंतर की वजह से क्या हो जा रहा है, इस सर का मतलब तो क्या हो गया? सिर, और इस शर का मतलब क्या हो गया? बाण या तीर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सुत और सूत, सुत और सूत हसौ और दीर्घों में अंतर की वजह से। इस सूत का मतलब क्या है? लड़का बेटा का, जो आप पर्यायवाची पढ़ रहे थे, बेटा लड़का आत्मा जो सूत, तो वही सूत है। तो बेटा हुआ, लड़का हुआ। ठीक है, सूत का मतलब क्या हुआ? लड़का। और इस सूत का मतलब हुआ धागा। क्लियर है? अब देखिए, एक है स्वर्ग और दूसरा है सर्ग। स्वर्ग आप समझ रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े धर्मावलंबी है, हमें बहुत ही विश्वास है, अटल विश्वास कि मरने के बाद हमें स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। भले ही हमारा जीवन, ये वर्तमान जीवन जो एक अमूल्य एक एक दिन बहुत ही कीमती है, वो नरक क्यों न बन जाए, लेकिन हम उस स्वर्ग की बात करते हैं कि वही स्वर्ग है ना? एक प्रकार का लोक है ना? स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक है? और ये सर्ग मतलब होता है अध्याय। क्लियर है? स्वर्ग का मतलब एक लोक हुआ, एक लोक, तीसरा लोक जो मिलता है। सर्ग का मतलब होता है अध्याय। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ये हो गया। अब आगे देखते हैं शर्व और सर्व। शर्व और सर्व, तालव्य शो जिसमें लगा है उस शर्व का मतलब है शिव, और दंत शो जिसमें लगा है उस सर्व का मतलब है सब या सभी। ठीक है? शर्व का मतलब क्या हो गया? शिव, और इस सर्व का मतलब हो गया सब, मतलब सभी। अब आइए देखते हैं शब्द और सप्त। शब्द और सप्त, तो उच्चारण से इसे कीजिए। शब्द मतलब शापित, शाप प्राप्त किया हुआ है ना? और सप्त का मतलब सात है ना? सप्त सैंधव हम पढ़ते हैं जब इतिहास में जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं, तो सप्त सैंधव एक शब्द पढ़ते हैं, ये यही शब्द है। शब्द का मतलब शापित या शाप पाया हुआ, पाया हुआ। क्लियर है? और इस शब्द का मतलब हुआ साप, सेवन। क्लियर है? अब देखिए शहर और शहर दोनों अपनी अपनी जगह है। शहर जिसमें तालव्य शो लगा है, वो शहर नगर की ओर इशारा कर रहा है। एक शहर है सवेरा की ओर इशारा कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस शहर का मतलब क्या हो गया? नगर, और इस शहर का मतलब क्या हुआ? सवेरा। ठीक है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं, एक है शाला और एक है साला। शाला और साला, मधुशाला, पाठशाला, गौशाला, इस तरह का शब्द होता है। तो शाला जो है, ये शाला का मतलब होता है घर। अब क्लियर हो जा रहा होगा? पाठशाला
मतलब पढ़ने का घर, तो इस शाला का मतलब क्या हो गया? घर। पाठशाला पढ़ाई का घर, गौशाला गाय का घर, है ना, मधुशाला मधु का घर। अब एक साला ये है, साला ये गाली में भी आता है। और दूसरा क्या है? पत्नी के भाई को साला कहा जाता है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? साला पत्नी का भाई। लॉ की तरह लग रहा है, इसको इस तरह बोलो, पत्नी का भाई। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, सन और सन सिर्फ हलंत का उलट फेर है। हलंत लगाइए तो कुछ और मतलब, हलंत न लगाइए तो कुछ और मतलब। तो यहां देखिए, जिसमें आपने हलंत नहीं लगाया है उस सन का मतलब होता है पटुआ। पटुआ, सन पटुआ, सन निकलता है, वो पेड़ की छाल से वो सन निकलता है। एक सन जिसमें आपने हलंत लगाया है, वो सन का मतलब है साल। क्लियर? अब आइए, संग और संघ, गा और घा का अंतर है। गा लगने से मतलब कुछ और हो गया, संघ मतलब साथ, और संघ मतलब समिति, है ना। जैसे राष्ट्र संघ मतलब राष्ट्र की समिति। क्लियर हो गया? तो संघ मतलब क्या होता है दोस्तों? साथ। और संघ का मतलब क्या होता है? समिति। संदेह और सदेह सिर्फ अनुस्वार की वजह से शब्द में उलटफेर हो रहा है। संदेह आप समझ रहे हैं, शक करना, किसी पे भी शक करना, वो संदेह है। और सदेह मतलब सदेह, थोड़ा सा जोर लगाइए, सदेह मतलब देह के साथ, ये मतलब निकलना है ना। संदेह का मतलब क्या हो गया? शक। सदेह मतलब देह सहित, है ना। अब देखिए, एक है शब, एक है शव। सब और शव, ब और वो का अंतर है। ब लगने से वो रात हो जाता है। अब ये एक ट्रिक हम बताते हैं। मुस्लिम में एक त्योहार है शब ए रात, शब ए रात, कहीं सबे बारात भी कहा जाता है, तो वही है, शब का मतलब रात। ठीक है ना। तो ये लिखते हैं, शब का मतलब क्या हो गया? रात। और शव, शव आप समझ रहे हैं, लाश। मृत्यु के बाद जो शरीर है वो लाश ही तो बनता है, शव बनता है ना। तो शव का मतलब क्या हो गया? लाश। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपने देखा कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आपके लिए कठिन है तो इसका इलाज हमने अपने वीडियो में किया। इस तरह दोस्तों हमने इस पर 3 वीडियो बनाया है, जिसमें करीब करीब परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों को समाहित करने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा ये साथियों तक पहुँचे, ये परिवार जितना बड़ा हो उतना हमें खुशी हो। और ये मेरी मुहिम है दोस्तों, मैं आपको पूरी तरह तैयार करना चाहता हूँ। यह भी हिंदी व्याकरण करीब करीब अब पूरा होने की ओर है। हिंदी व्याकरण पूरा हो जाने के बाद फिर अन्य विषयों पर भी हम वीडियो बनाते रहेंगे और कंपटीशन के लिहाज से हम आपको पूरी तरह मजबूत करेंगे। इसी के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।